हेलो माय डियर ऑल लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सब आप लोग? ठीक है ना। तो चलो आज का एक नया सेशन है, वो सेशन है एमबीआई के ऊपर से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर से। आज का टॉपिक है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। चलो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियसली बहुत सारे क्लासेस एमबीआई के ऊपर से आपके लिए ऑलरेडी तैयार है। जो लोग अभी नहीं दिखे हो जल्दी से जाके वो चेक कर लेना बेटा, जिसका क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा या तो फिर इस क्लास का एंड पे मिल जाएगा। चलो जी आ जाओ। तो पहले हम आरएनए वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। वो कौन आरएनए वर्ल्ड के लिए, आरएनए वर्ल्ड से कुछ तरह का कंडीशन वगैरह है, वो कौन सी साइंटिस्ट ने दिया है? गिलबर्ट ने दिया है 1986 पर। जो टर्म आपको एनसीईआरटी पे दिया हुआ है या फिर लिंक्ड है, जिससे क्वेश्चन आ सकती है, वही टर्म आपके लिए आज डिस्कस करेंगे भाई। तो जल्दी से देखो। उसके बाद आता है RNA was the first regulatory chemical। कौन सी केमिकल? फर्स्ट एंड रेगुलेटरी केमिकल that evolved at the time of origin of life। और इट्स मीन क्या है? और जब ओरिजिन हुआ था लाइफ का, तभी से आज तक आरएनए ही डेवलप करते गए, आरएनए से बना डीएनए। ठीक है ना। वो कौन सी साइंटिस्ट ने बताई? वो जिसने बताई उसका नाम है उस 1967 पर। उसके बाद आता है आरएनए हैज रिएक्टिव। आरएनए जल्दी से रिएक्ट करते हैं, उसके साथ साथ इजीली म्यूटेबल भी है। इसका मतलब है ये इसका फॉर्म म्यूटेंट पे आता है। नेचर दैट आरएनए वायरसेस आर सम मोस्ट म्यूटेबल। ठीक है, बताओ क्लियर है कि नहीं? पहले जाना आरएनए वर्ल्ड कौन सी साइंटिस्ट ने दिया? गिलबर्ट ने। कौन सी ईयर? 1986 पे। उसके बाद आता है उसने क्या बोला? उसने बोला फास्ट रेगुलेटरी केमिकल कौन है जो इवॉल्व करते हैं? वो है आरएनए। उसके बाद आया आरएनए हैज़ रिएक्टिव एंड इजीली म्यूटेबल फॉर्म। उसके बाद आ जाओ कौन सी है? रेप्लिकेशन। ये क्या है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज। इसका मतलब डीएनए उसका एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज बनाता है, उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। इट्स मीन टू फॉर्म ए रेप्लिका। ठीक है ना बेटा। आ जाओ, ये डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड कौन सी है? थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स इन योर सिलेबस। फर्स्ट वन द कंजर्वेटिव, सेकेंड डिसरप्टिव एंड थर्ड द सेमी कंजर्वेटिव। मोस्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। कंजर्वेटिव क्या है? वो पेरेंट डीएनए जैसा था ऐसा ही बनेगा, वो है कंजर्वेटिव। डिसरप्टिव क्या है? वो दो स्टैंड एक साथ मिक्स हो जाता है और बीच बीच में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। उस तरह का डायग्राम आपको दिख सकते हो। इस तरह का डायग्राम को हम कहेंगे डिसरप्टिव। ये दोनों से क्वेश्चन बहुत सारे कम बार आए, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना चाहिए। जो ध्यान में रखना चाहिए वो है सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि इससे बहुत सारी बार आपकी सिलेबस पर क्वेश्चन आए। वो बोर्ड हो सकती है या तो फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उठा के देख लो बेटा। ये कौन सी है? एक स्टैंड बनेगी पेरेंट का, तो एक स्टैंड बनेगी न्यू रेप्लिका। इट्स मीन ऑफस्प्रिंग का। देखो बेटा, ये पेरेंट है और ये जो ब्लैक वाला है पेरेंट डीएनए फॉर्म में, और जो ब्लू वाला है ये न्यू रेप्लिका फॉर्म में, इट्स मीन ओरिजिन फॉर्म में। डीएनए स्ट्रक्चर प्रोपोज्ड बाय वाटसन एंड हेलिकल मॉडल, इट्स मीन वाटसन एंड हेलिकल 1953 पे। ऐसा ही मॉडल वाटसन हेलिकल मॉडल दिया था कौन सी ईयर पर? 1953 पर। तो देखो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का दोनों एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा? दोनों एक्सपेरिमेंट है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, या जस्ट ध्यान रख के चलना है। इस एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस पर इसका एक्सप्लेनेशन कभी नहीं आ चुके हैं अभी तक। एक्सप्लेनेशन पार्ट से छोटा छोटा क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख के जाइए। जल्दी से ध्यान दीजिए। पहले है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, तो इट्स मीन एक्सपेरिमेंटल नंबर 1। द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इट्स सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव। कौन सी साइंटिस्ट ने फर्स्ट बताई? टेलर एटेल 1957 पर। वो क्या बॉडविन प्लांट ले ली, उसका नाम है वीसिया फाबा विद रेडियो एक्टिव टिट्रिएटेड थायामीन। ये था एक्सपेरिमेंट 1। टेलर एटेल ने क्या है उसके साथ ये कौन सी रेडियो एक्टिव लिया है? T3। ठीक है, और कौन सी प्लांट है? वीसिया फाबा बॉडविन्स। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ये कौन सी साइंटिस्ट ने बताया? एम मिशेल्सन एंड स्टाल। इससे क्वेश्चन बहुत सारी बार आ चुके हैं। एक साल बाद ही इसने ये प्रूव कर दिया ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। पहले कौन बताया? 1957 पर टेलर एंड एटेल, एंड 1958 पर कौन बताया? मिशेल्सन एंड स्टाल।
ठीक है। तो ग्रीव ऑफ कॉलोनीज ऑफ इकोलाई, ये एक बैक्टीरिया ले लिया जिसका नाम है इकोलाई फॉर सेवरल जनरेशन टू कल्चर मीडियम हैविंग अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के ऊपर कल्चर मीडियम के दे के इसको जनरेशन का क्या करा, जनरेशन का रेप्लिका बनाया। तो पहले देखो उसके साथ साथ कौन कौन चीज़ यूज़ किया। एक हेवी आइसोटोप ले ली रेडियो एक्टिव का, वो था N15। एक लाइट आइसोटोप ले ली नाइट्रोजन का, वो था N14। तो हेवी N15 है और लाइट N14 है। उसके साथ बाद में जो ऐड किया वो है सीजियम क्लोराइड CaCl। एंड हाउ टू एक्सपोज द experiment with exposing the views of density gradient centrifugation। उसका मतलब क्या किया, देखो आसान भाषा में N50 DNA, ये N15 DNA है। 20 मिनट के बाद ये जो कल्चर मीडियम पे बनाएगा वो स्टैंड, वो कौन सी है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के, क्योंकि एक N15 है एक तो और N14 है। उसके बाद जब और भी 20 मिनट्स आप दे दो कल्चर मीडियम पर, तो उसके 4 तरह के DNA आप देख सकते हो। एक पहले आप देख सकते हो, पहले जो बना था उसका ही जनरेशन बढ़ेगा, इसका मतलब हाइब्रिड DNA आएगा जनरेशन 2 पर। ये जनरेशन 1 पर हम दोनों N40 हम दोनों ये क्या पाया, ये N15, इसका मतलब ये पहले जो स्टैंड था ये वाला, और तो और नया स्टैंड पाया N14। जब आप उसके साथ साथ और भी 20 मिनट्स ऐड कर दो और कल्चर मीडियम पे रख दो हाइब्रिड DNA के साथ साथ जनरेशन 2 पे, आपको क्या दिखेगा, एक N15 का दिखेगा, पहले जो N15 से बना था उसका ही एक चेन में बढ़ेगा, और तो और एक जो अलग से आप ऐड किए थे लाइट N14 वो दिखेगा। तो 4 DNA आपको जनरेशन 2 पर दिखेगा, दोनों हाइब्रिड, जिससे ज़्यादा होने की चांसेस है, इट्स मीन सेमी कंजर्वेटिव, और एक पहले पेरेंट का और एक न्यू ऑफस्प्रिंग का। क्लियर है बाबू, 4 दिखा, दोनों हाइब्रिड, एक पेरेंट और एक न्यू। क्लियर है। देखो तब आप ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको आराम से दिख सकती हो और एक्सपेरिमेंट को कंक्लूजन पे भी आ सकती हो। कैसे, आप जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन लगाओगी, उसके बाद जो N15 वाला है ना, हेवी है ना, वो एकदम नीचे चला जाएगी। जो N14 एंड N15 है वो मिडिल पोर्शन पर रहेगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिक्स हो रही है। और तो और आप क्या दिख सकते हो, जो N14 होगी वो एकदम क्या होगी, फ्रंट पे आ जाएगी। क्लियर है। तो इसके हिसाब से पहले नीचे से आओ तो पहले N15, मिडिल पोर्शन पे N14 एंड 15 जिसका होने का ज़्यादा चांसेस है, और एकदम ऊपर कौन रहेगी, N14 रहेगी। ये थी आज की आपकी शॉर्ट व्यूज़। इससे बहुत सारे क्वेश्चन कम आ चुके हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है आपको। तो आराम से दिखो, और कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। फिर से एक बार पूरा बोर्ड आपके लिए याद कर देते हैं। पहले आया था RNA वर्ड, कौन से साइंटिस्ट ने दिया, गिलबर्ट बेट 1986 पर। उसके बाद आया उसने क्या बताई, उसने 1967 पर बताई क्या है, RNA फर्स्ट रेगुलेटरी केमिकल है जो इवॉल्व्ड हुआ ओरिजिन से टाइम से, ठीक है, ओरिजिन का टाइम से ये इवॉल्व्ड हुआ। उसके बाद आता है RNA हैज रिएक्टिव एंड इजीली म्यूटेबल फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ रेप्लिकेशन, इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका, एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज ऑफ DNA। उसके बाद आ जाओ, ये 3 टाइप्स ऑफ आपको मिल जाएगा रेप्लिकेशन मेथड। एक है कंजर्वेटिव, दूसरा है डिसरप्टिव, और तीसरा है सेमी कंजर्वेटिव। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि एक पेरेंट DNA होता है इसके अंदर, और तो और एक न्यू रेप्लिका भी होता है। कौन सी साइंटिस्ट ने ऐसे DNA रेप्लिकेशन का प्रूव किया था, वो है वाटसन क्रिक 1953 पर। उसके बाद आ जाओ, इसका दोनों एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। एक है टेलर एटल ने किया था, वो 1957 पर, वो बॉडबिन, इसका मतलब BCF हुआ था, और कौन सी आइसोटोप ले रही थी, T3 का, ठीक है, ट्रिटियम थायमिन। और एक्सपेरिमेंट 2 पे क्या दिखा, एक्सपेरिमेंट 2 पे हम लोगों ने दिखा मिशेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट था 1958 पर। इस पे यूज हुआ था दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एक हेवी वाला N15, एक लाइट वाला N14। उससे मिलकर ये दोनों बनाया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का, एक 15 का एक 14 का, जो हाइब्रिड DNA हम इसको कहते थे। और आपको मिलेगा एक हेवी और एक लाइट। ये था आज का आपका पूरा कंटेंट। कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स के लिखकर बताएं, और पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।